एम्बेसडर साहब, सर आप क्या समझते हैं जो एडमिरल साहब ने एक नुक्ता उजागर किया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी ये हो सकता है, ये टारगेट किया जा सकता है इस पूरी जंग के अंदर। जितने भी अहदाफ को टारगेट ईरान ने किया, बबांगे दोहल उसने ऐलान भी किया, लेकिन कुछ टारगेट ऐसे थे कि जिसके बारे में इबहाम पाया जाता है। यानी आरामको के ऊपर होने वाला जो हमला था या खित्ते में दीगर जगहों पे होने वाले हमले जो थे उसके ऊपर बड़ा इबहाम है। तो आप क्या समझते हैं कि एक तीसरी कुव्वत कोई है जिसने इसका फायदा उठाया है, या इनमें से ही कोई कुव्वत है जो इल्जाम दूसरे के सर डालना चाह रही है? देखिए जी, पहले तो आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और बात ये है कि जंग जो है ना, वो उसमें कहते हैं कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जंग में बहुत सारे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो सच्ची होती हैं उनको झुठाया जाता है, झूठी बातों को सच्चा किया जाता है। तो उस लिहाज से आप देखें तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस होते रहते हैं। और आप ये भी देखें कि गल्फ स्टेट्स में कई मोसाद एजेंट्स पकड़े गए हैं। तो ये हर तरह का होता है। और आज जो अटैक्स हुए हैं उसके बारे में अभी हतमी तौर पे कहना मुश्किल होगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे या नहीं थे। लेकिन बहरहाल लगता यह है कि जंग जो है वो फैलती जा रही है, क्योंकि ईरान ने आज ये कहा है कि हम जो अमेरिकन टेक कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी वाली इन द जीसीसी कंट्रीज, उनको अब अटैक करेंगे। तो जंग फैलती जा रही है और मेरा अपना ख्याल ये है कि इस जंग में देयर विल बी नो विनर, वी विल ऑल बी लूजर्स। हर किसी की शिकस्त होगी, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की शिकस्त होगी, इंक्लूडिंग, मुझे तो ये डर है कि जो हमारे कोई 6 मिलियन वर्कर्स हैं गल्फ जीसीसी कंट्रीज में, वो भी बुरी तरह इफेक्ट होंगे। तो ये इट्स अ नो विन वॉर जो बड़ी जल्दी में शुरू की गई है और जिसमें एंड गेम का, उससे निकलने का प्लान ठीक तरह से नहीं किया गया। यानी ये बंद गली है जिसके अंदर दाखिल होने के लिए तो अपनी चाह शामिल थी, लेकिन निकलने के लिए चाहतें बहुत सी हैं, लेकिन उसमें रास्ता कौन दिखाई देगा, ये एक बुनियादी सवाल है। अच्छा, आप एम्बेसडर साहब क्या समझते हैं? बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से इतलात ये भी हैं कि वो रात भर 90 से ज़ायद मिनट जो हैं वो फ़ज़ा के अंदर तैयारे में गुजारते हैं, अपने अहदाफ के ऊपर या अपनी जगह के ऊपर गोशा नशीन नहीं होते। अगर इस तरह के डर का उनसर नुमाया है तो फिर जंग का आगाज जो था, उसके मकासद, उसके अहदाफ और उसकी तैयारी फिर क्या थी? देखिए जी, हमें इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए कि नेतन्याहू जो है वो हवा में होता है या बंकर में होता है। जंग तो बहरहाल उसी ने शुरू करवाई है और वही इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि उसके अहदाफ बहुत बहुत वाज़ेह हैं। और सबसे बड़ा हदफ ये है कि इसराइल की बालादस्ती जो है वो पूरे खत्ते में हो। वो जो है इसराइल जो है उसके अहदाफ वाज़ेह हैं, वो जंग जारी रखेगा आखिरी मिनट तक। लेकिन अमेरिका ने इसराइल का साथ देके मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया, बहुत जल्दी इस जंग में कूद पड़े हैं और इसके नताइज के बारे में नहीं सोचा गया। अब ये देखें कि पूरी दुनिया जो है उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस हिल गई हैं, उसमें पूरी इकोनॉमी, पूरी एनर्जी की मार्केट जो है, एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो एक तरह की एक इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो पूरी दुनिया में शुरू हो सकती है इस जंग की वजह से। और जैसा कि मैंने कहा कि इस जंग में कोई भी फातेह नहीं होगा, सब जो है सबका खसारा इस जंग में होगा। एम्बेसडर साहब, आप क्या समझते हैं कि अंदरूनी सतह पे मेनाब शहर जो ईरान का है उसके स्कूल पे होने वाला हमला, जिस पे मुखालिफ आवाज़ें उठी और कटहरे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लाने की कोशिश की गई और डोनाल्ड ट्रंप ने मलबा किसी और के ऊपर डाल दिया, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि टोमाहॉक जो है ये ईरान के पास भी हो सकते हैं। और फिर जब उनसे दोबारा इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि इस बारे में मेरा नॉलेज इतना ही है। तो ये स्कूल पे किया गया हमला मुस्तकबिल में उनके लिए कितना दर्द सर बन सकता है? जी, अब बिल्कुल, यानी वो तो एक किस्म की बिल्कुल गलत बयानी है
کہ ایران نے اپنے ہی اسکول کے اوپر بم مارا اور 175 جو ہے وہ بچیوں کو شہید کر دیا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. اول تو یہ جو ہے ٹوماہاک میزائل ایران کے پاس نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط الزام ہے ایران کے اوپر. اور یہ مسئلہ جو ہے دیکھیے ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے اوپر اس اسکول کے علاوہ اور بہت سارے الزامات ہیں اور امریکہ میں ان کے لیے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور سب سے بڑی آواز جو ہے وہ تو ڈیموکریٹس اٹھا رہے ہیں کہ اس جنگ کے بارے میں کہ یہ کیوں شروع کی گئی, اس کے اہداف کیا تھے, اس کے بارے میں پبلک ہیئرنگز ہونی چاہیے امریکہ کے اندر ہی. اور یہ آوازیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ اور طاقتور ہوں گی. تو ان کے مسائل بہت سارے ہیں, بلکہ دونوں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو دونوں نے بہت سارے مسائل سے بچنے کے لیے یہ جنگ شروع کی تاکہ جو ووٹرز ہیں جو ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کا دھیان کسی اور طرف ہو جائے. جاوید حفیظ صاحب سر آپ کا بھی کامنٹ اسی پہ ہی کہ اسرائیل کے لیے کیا کوئی سفارتی پریشانی ہو سکتی ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے, ماضی کے اندر بھی اس کا رویہ اسی طریقے کا رہا اور مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا؟ جی میرا نہیں خیال کہ اسرائیل جو ہے وہ اس میں کوئی اس قسم کے ہیومن رائٹس کے لیے کوئی رسپیکٹ ہے. سملرلی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے. آپ دیکھیے کہ غزہ کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی ریسنٹ ہے. غزہ میں کتنا جینوسائیڈ ہوا ہے. غزہ میں جو ہے اس کو اپنا نتن یاہو کو وار کرمنل کہا گیا اور جو there was a stricture from the International Criminal Court. تو he is wanted by the International Court, لیکن اس نے پرواہ نہیں کی. اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے. تو یہ سوچ جو ہے یہ خطرناک ہے. جو کچھ ہوا ہے بچیوں کے اسکول کے اوپر وہ بہت بڑا جرم ہے انسانیت کے خلاف. لیکن یہ صاحب جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں and that he can get away with murder.